अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही हो तनु, जो इस तरह सीढ़ियों से उछलती कूदती उतर आई। जरा भी लिहाज नहीं है तुम में। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? आदित्य अपनी डायरी पर से नजरें हटाकर उसकी तेज होती धड़कनों को जैसे नापते हुए बेहद सख्त लहजे में बोला। वो जो पूरी तरह अपने ही रंग में जीती थी, पलट कर तड़क से बोली, मैं ऐसे ही कॉलेज जाऊंगी, समझे आप? अपने इस छोटे शहर और पुराने ख्यालात के रीति रिवाज मुझ पर लागू करने की कोशिश मत कीजिएगा, पिछड़े गंवार कहीं के। यह कहती हुई वो पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। तुम्हें तो मजा अब मैं ही चखाऊंगा। दादी जी, आप शादी और विदाई की तैयारियां शुरू करें। आज रात ये लड़की मुझे मेरे ही कमरे में चाहिए। तनु आदित्य को हमेशा अनपढ़ और बैकवर्ड समझती थी, मगर वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि वही आदित्य उसके कॉलेज में नए प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर चुका था। अब बोलो, बहुत शौक है ना इन नए नए परिंदों को अपने पर फैलाने का? आदित्य मेज पर बैठा अपने ध्यान में कुछ हिसाब किताब लगाने में मगन था। तभी एक खिलखिलाती हुई हंसी उसके कानों से टकराई। जैसे ही उसने नजर उठाकर सामने देखा, सीढ़ियों पर वो किसी अप्सरा की तरह खड़ी थी। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, कंधे पर बिखरे लंबे घने बाल और चेहरे पर हमेशा रहने वाली एक बेपरवाह मुस्कुराहट। लेकिन उसके कपड़े हमेशा की तरह काफी मॉडर्न और बोल्ड थे। उसने एक बेहद टाइट शॉर्ट शर्ट पहन रखी थी। सीढ़ियों के बीच में रुककर जैसे ही उसने अपने बालों को ऊपर समेटकर जूड़ा बनाना चाहा, शर्ट थोड़ी और ऊपर खिंच गई। नीचे उसने जो जीन्स पहन रखी थी वो इस कदर फिटिंग की थी कि उसकी बनावट को छुपाने में नाकाम थी। जैसे ही वो उछलकर फुर्ती से सीढ़ियां उतरने लगी, आदित्य का दिमाग घूम गया। उसके हर कदम के साथ उसकी चाल में आने वाला लचीलापन आदित्य की पारखी नजरों से छुपा नहीं था। वो गुस्से से लाल पीला हो उठा। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आई, आदित्य ने फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके में अपनी तरफ खींचा। ये क्या तरीका है तनु? शर्म लिहाज नाम की चीज है या नहीं तुम में? इस कदर लापरवाह हो तुम, ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ तुम अकेली नहीं हो, बल्कि इस घर में और भी लोग रहते हैं। फिर इस तरह घूमने का मकसद क्या है तुम्हारा? और ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? वो उसे डांटते हुए बोला। तनु उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए वो तीखे अंदाज में बोली, आप होते कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाले? क्या मैं यहाँ बिना कपड़ों के घूम रही हूँ जो मुझे शर्म करनी चाहिए? कपड़े पहन तो रखे हैं। अब अगर आपकी ही नजरों में खोट है तो मुझे क्यों सुना रहे हैं? उसका ये बेबाक और शोख अंदाज आदित्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो और करीब आकर बोला, अभी के अभी ऊपर जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर नीचे आओ। तुम्हारा ये पहनावा मुझे इस घर में बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नाक सिकोड़कर बोली, मैं इसी हाल में कॉलेज जाऊंगी, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है और इसी में सुकून मिलता है। बाहर जितनी गर्मी है ना, मैं खुद को पूरा ढककर इस उमस में गलना सड़ना नहीं चाहती। बिना चाहे भी आदित्य की नजरें उसके पूरे वजूद पर ठहर गई। एक तो उसकी शर्ट का बेफिक्र बेहद झीना था, ऊपर से हल्की सी उमस के कारण आए पसीने से वो उसकी त्वचा से चिपकने लगी थी। ये देखकर आदित्य का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो जानती थी कि यह लड़की उसे चिढ़ाने और टेस्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो गुस्से में फुसफुसाया, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी, बल्कि अभी के अभी मेरे कमरे में आओगी। वो उसे जबरदस्ती हाथ से पकड़कर खींचता हुआ अपने कमरे के अंदर ले आया। वो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी, ए मिस्टर, तुम जैसे रूढ़िवादी इंसान के साथ मैं कोई वास्ता रखना ही नहीं चाहती। तुम कहीं से भी मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते। उम्र देखो अपनी, कितने बड़े हो मुझसे। कोई और अपने जैसी मिडिल क्लास लड़की नहीं मिली जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। आदित्य ने पलक झपकते ही उसके दोनों हाथ ऊपर करके उसे दीवार से सटा दिया। फिर उसके चेहरे के करीब आकर बेहद मध्यम मगर भारी आवाज में बोला, जो सुकून तुम जैसी शहर की उड़ती चिड़िया को अपने रंग में ढालने में है, वो किसी और सीधी साधी लड़की में कहाँ? ये कहकर उसने हक से अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। वो कितनी ही देर अपनी इस दीवानगी की शिद्दत उस पर लुटाता रहा। जब वो अंततः उससे दूर हुआ तो तनु की गोरी गर्दन पर एक गहरा लाल निशान उभर चुका था। तनु पूरी तरह सकपका गई। उसने फौरन अपनी गर्दन पर हाथ रखा और थरथराते हुए बोली, ये क्या किया आपने? मैं अभी इस हाल में कॉलेज कैसे जाऊंगी? आदित्य अपने होठों को दबाकर एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला,
तुम तो खुद को बहुत मॉडर्न लड़की कहती हो ना तनु। अब इसी होलिये में जाओ कॉलेज, देखती हूँ तुम्हारी बोल्डनेस। आज उसका कॉलेज जाना बेहद ज़रूरी था क्योंकि उसे अपना फाइनल असाइनमेंट सबमिट करना था। जैसे ही वो कॉलेज पहुंची, उसे इस चिलचिलाती गर्मी में स्कार्फ में खुद को पूरी तरह लपेटे हुए देख उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाने लगी। तभी उसकी एक सहेली ने शरारत में पीछे से उसका स्कार्फ खींच दिया। गर्दन पर मौजूद वो लाल निशान देखते ही वो चौंक कर बोली, "व्हाट तनु, ये क्या है? ये लव बाइट जैसा निशान कहाँ से और किसने दे दिया तुम्हें?" तनु बुरी तरह हड़बड़ा गई। उसने फौरन स्कार्फ वापस छीनते हुए बात पलटी। "ये तुम कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ बहुत पेड़-पौधे हैं, शायद कोई बड़ा-सा कीड़ा या मच्छर काट गया होगा।" वो अभी अपनी सहेलियों को सफाई दे रही थी कि तभी क्लास के अंदर सर ने एंट्री ली। प्रोफेसर को देखते ही तनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कोई और नहीं बल्कि वही आदित्य खड़ा था। फ्लैशबैक। पिछले 1 घंटे से राखी जी लगातार दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन मजाल है जो अंदर बैठी लड़की के कानों पर जूं भी रेंग जाए। वो कमरा बंद करके अपनी जिद पर अड़ी थी। अंदर से तनु की गुस्से से भरी आवाज आई, "जब तक आप लोग अपना ये फैसला नहीं बदलेंगे, इस कमरे का दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं कभी भी उस छोटे से टाउन की हवेली में रहने नहीं जाऊंगी। मैं यहीं शहर में रहूंगी। आप लोगों को जाना है तो शौक से जाएं, लेकिन मुझे मजबूर मत कीजिए, समझिए आप?" राखी जी ने गुस्से में दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, "बस बहुत हो गया। बहुत देख ली तुम्हारी ये मनमर्जी। अगर तुमने अगले 1 मिनट के अंदर दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारा कॉलेज जाना हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। बहुत छूट दे दी तुम्हें। हमें क्या पता था कि हमारी लाड प्यार हमारे ही गले की फांसी बन जाएगी। चलो चुपचाप दरवाजा खोलो।" अपनी माँ की ये सख्त धमकी सुनकर तनु फौरन खड़ी हो गई। वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रही थी। बचपन में कभी एकाध बार वो अपने पुश्तैनी घर गई थी, लेकिन अब से उसने होश संभाला था। वो दिल्ली जैसे बड़े शहर की चकाचौंध में ही पली बढ़ी थी। वहाँ उनके छोटे से टाउन में उनका पूरा खानदान रहता था। एक बड़ी सी पुरानी हवेली थी जहाँ दादी जी के साथ उसके बाकी के चाचा चाची और उनके बच्चे रहते थे। हाल में ही तनु की बढ़ती आज़ादी और बदतमीजियों को देखकर उसके पिता अभिलाष साहब काफ़ी परेशान हो चुके थे। उन्होंने राखी जी से साफ कहा था, "इस लड़की को हमारी सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं है। अभी शादी की उम्र के करीब पहुंच रही है। बेहतर यही होगा कि इसे कुछ समय के लिए वहीं हवेली भेज दिया जाए, ताकि ये हमारे पारिवारिक रीति-रिवाज और तौर-तरीके सीख सके।" दोनों पति-पत्नी ने मिलकर ये फैसला लिया था, लेकिन जैसे ही तनु को ये बात पता चली, वो आपे से बाहर हो गई। माँ की धमकी के आगे झुककर उसने आखिरकार दरवाजा खोला। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। राखी जी ने उसे घूरते हुए कहा, "जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ और कोई ढंग के शालीन कपड़े पहनकर आना। अगर मुझे दोबारा टोकना पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" अचानक अपने माता-पिता के इस सख्त रूप को देखकर तनु चिढ़ गई। उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि वे लोग अचानक उसे उस छोटे शहर में भेजने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। उसे कहाँ अंदाजा था कि वहाँ जाने के बाद उसकी लाइफ में क्या मोड़ आने वाला है। हवेली का माहौल, दादी जी, वो शहर की लड़की तो हद से ज़्यादा मॉडर्न है। आदित्य जी तो हमारे सिर से कभी पल्लू तक नहीं खिसकने देते। चाहे कितनी भी गर्मी हो, वो हमेशा कायदे से घर में रहते हैं। हमारे यहाँ तो बड़ों की मौजूदगी में लड़कियों को इस तरह आने की भी इजाज़त नहीं है, मगर वो लड़की भगवान ही मालिक है। अंजलि मुँह पर हाथ रखकर हैरत से अपनी दादी जी के पास बैठी ये सब बोल रही थी। दादी जी ने एक ठंडी और गहरी सांस ली और बोली, "मैंने तो अभिलाष को हमेशा कहा था कि यहीं रहकर जो करना है करे, लेकिन ये राखी, इसी को शहर की चकाचौंध देखनी थी। अब भुगतो।" दरअसल अभिलाष ने बाकी भाइयों की तरह खेती-बाड़ी या जमींदारी नहीं संभाली थी, बल्कि अपने हिस्से की कुछ प्रॉपर्टी बेचकर शहर में अपना एक नया बिजनेस सेटअप कर लिया था। शुरुआत में राखी जी ने भी जिद पकड़ ली थी कि वो इस छोटे टाउन में अकेली नहीं रहेगी। उसे भी शहर जाना है। शहर की हवा राखी को ऐसी भाई कि उसने अभिलाष से साफ कह दिया कि अब वो कभी वापस लौटकर इस हवेली के माहौल में नहीं रहेगी। अभिलाष भी अपनी पत्नी की खुशी के लिए मान गया और वहीं अपना आलीशान आशियाना बना लिया। शादी के कुछ समय बाद उनके घर तनु का जन्म हुआ। एकलौती बेटी होने के कारण दोनों ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था।
नतीजा ये हुआ कि 18 साल की होते-होते तनु बेहद जिद्दी और लापरवाह हो चुकी थी। उसे कभी शालीनता या मर्यादा का पाठ पढ़ाया ही नहीं गया था। वो घर में भी बेहद शॉर्ट कपड़े पहनकर घूमती रहती थी। उस दिन जब राखी जी किचन का काम निपटाकर बाहर निकली तो तनु अभी-अभी शावर लेकर अपने कमरे से बाहर आई थी। उसने हमेशा की तरह एक बेहद पतली शॉर्ट कुर्ती और ट्राउज़र पहन रखा था, लेकिन कपड़े गीले बदन से चिपके होने के कारण ठीक नहीं लग रहे थे। ये देखकर राखी जी दंग रह गई। तनु बेटा, तुमने खुद को तौलिए से अच्छे से सुखाकर कपड़े नहीं पहने क्या? ये क्या हुलिया है? राखी जी ने टोंकते हुए कहा। वो झल्लाकर बोली, मम्मा, इतनी भयानक गर्मी है कि एसी भी काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने ऐसे ही कपड़े पहन लिए। अब क्या आफत आ गई है? तुम्हारे पापा आते ही होंगे, जाओ जाकर कम से कम एक दुपट्टा ओढ़ लो। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही नए इनर वियर लाकर दिए हैं, तुम उन्हें ढंग से क्यों नहीं पहनती? अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, घर में पापा के सामने ऐसे रहना अजीब लगता है। तनु ने नाक चढ़ाते हुए कहा, मुझसे वो सब टाइट चीजें नहीं पहनी जाती, इतनी गर्मी में मेरा दम घुटता है। हाँ, पापा आएंगे तो उनके सामने स्कार्फ रख लूंगी। वो चिढ़कर बोली और दोबारा अपने लैपटॉप में मगन हो गई। उसका रोज का काम था आए दिन दोस्तों के साथ किसी न किसी लाउंज, क्लब या लेट नाइट पार्टी में जाना। पढ़ाई में उसका ध्यान बस नाम मात्र का था। वो कॉलेज सिर्फ अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारने और मजे करने जाती थी। अगली सुबह जब तनु कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आई तो आज भी उसके गले में दुपट्टा गायब था। अभिलाष साहब का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी थी। नाश्ता करते हुए उन्होंने पहले राखी जी को घूरा, फिर तनु से बेहद सख्त आवाज में कहा, तनु, तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? अब तुम कॉलेज जाने लगी हो, इस तरह बाहर निकलना हमारे परिवार की साख के खिलाफ है। मैं तुम्हें ड्रॉप करने चलता हूँ और मैं नहीं चाहता कि बाहर कोई तुम पर उंगली उठाए। तनु फौरन हत्थे से उखड़ गई। पापा प्लीज, अब आप भी मम्मा की तरह लेक्चर मत शुरू कीजिए। मैं साफ कह चुकी हूँ कि ये सब मुझसे नहीं संभाला जाता। मैं किसी पिछड़े गांव या टाउन में नहीं रहती, दिल्ली जैसे मॉडर्न शहर में रहती हूँ और यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं। अभिलाष जी ने पहली बार टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, अगर तुमने ढंग से खुद को कवर नहीं किया तो आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। अचानक माता पिता की तरफ से इस तरह के दबाव देखकर तनु और भी ज्यादा विद्रोही हो गई। उसने गुस्से में पापा की कार में तो जैसे जैसे स्कार्फ डाल दिया, लेकिन जैसे ही कॉलेज के गेट पर पहुंची उसने तुरंत शीशे में अपने बाल ठीक किए और उस स्कार्फ को खींचकर अपने बैग के सबसे निचले कोने में ठूंस दिया। अगर उसकी हाई फाई सहेलियां उसे इस बहन जी टाइप लुक में देख लेती तो उसका तो सोशल स्टेटस ही खत्म हो जाता। क्लास के कई लड़के उसकी इस बोल्डनेस पर मरते थे, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालती थी। कॉलेज का ये उसका तीसरा ही दिन था, मगर इन 3 दिनों में ही उसने अपनी हरकतों से पूरे स्टाफ को परेशान कर दिया था। नहीं नहीं दादी जी, मैं वो बात कैसे भूल सकता हूँ, मुझे सब अच्छे से याद है। शहर आकर रहने लगा तो क्या हुआ, आपकी दी हुई सीख आज भी मेरे जहन में है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तनु मेरे सबसे पक्के दोस्त और बिजनेस पार्टनर की अमानत है। बहुत जल्द मैं उसे आपसे मिलाने हवेली लेकर आऊंगा। अभिलाष फोन पर मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। राखी जी उन्हें इस तरह बात करते देख उनके पास आकर बैठ गईं। माथे पर शिकन लाकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, किसका फोन था? अभिलाष ने फोन रखते हुए कहा, दादी जी का फोन था। वो हमें इस वीकेंड हवेली बुला रही हैं और उनका कहना है कि वे अब और देरी नहीं करना चाहती। वे अपने जीते जी तनु और आदित्य का गठबंधन देखना चाहती हैं। ये सुनते ही राखी जी के होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोली, क्या क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे मुमकिन है? अभिलाष ने गंभीर होते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों चौंक रही हो जिसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो? जब हमारी तनु सिर्फ 2 साल की थी तभी हमारे परम मित्र ने अपने बेटे आदित्य के लिए इसका हाथ मांग लिया था और माँ ने ये रिश्ता पक्का कर दिया था। और तुम तो जानती हो कि हमारे खानदान में एक बार जो जुबान दे दी जाए उससे मुकरा नहीं जाता। तनु बचपन से ही आदित्य के नाम की अमानत है। आदित्य उम्र में तनु से करीब 10 साल बड़ा था और स्वभाव में उससे बिल्कुल विपरीत, गंभीर, संस्कारी और कड़क। राखी जी को अब यह गहरी चिंता सताने लगी थी कि जो लड़की छोटे शहर के नाम से ही चिढ़ती है, जब उसे पता चलेगा कि उसकी शादी उसके पारिवारिक मित्र के बेटे आदित्य से तय हो चुकी है तो ये क्या तूफान खड़ा करेगी। अभिलाष ने अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा,
तुम उसकी माँ हो, उसे समझा देना। हम इसी वीकेंड हवेली निकल रहे हैं और वहीं उन दोनों का रोका और सगाई की रस्में पूरी होंगी। बहुत साल हो गए मैं भी अपने परिवार से नहीं मिला। चूँकि कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने तय किया कि आने वाले 3 महीने वे वहीं गुजारेंगे। राखी जी कुछ गहरी सोच में डूबी हुई वहां से उठ गई। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन तनु का कहीं कोई अता पता नहीं था। राखी जी लगातार उसके फोन पर रिंग किए जा रही थी। जैसे ही तनु ने फोन उठाया, राखी जी चिल्लाई, कहाँ मर गई हो तुम? कब आओगी? तनु की बच्ची, अगर तुम्हारे पापा के आने से पहले तुम घर नहीं पहुंची तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं होगी। ये क्या तरीका है? तुम कोई लड़का नहीं हो जो रात रात भर बाहर रहो। क्या चल रहा है ये सब? तनु ने बैकग्राउंड में बज रहे तेज म्यूजिक के बीच से कहा, ओहो मम्मा, प्लीज चिल्लाओ मत। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ एक शानदार लाउंज पार्टी में आई हूँ। पीछे लड़कों और लड़कियों के हंसने और डांस करने का शोर साफ आ रहा था। राखी जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। चुपचाप घर वापस आओ वरना। तनु ने हंसते हुए कहा, मम्मा, नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ रही। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। और उसने फोन काट दिया। वो पार्टी में कॉलेज का एक लड़का जो काफी समय से तनु पर नजर गड़ाए हुए था, उसके पास आया और उसने बेहद करीब आकर डांस फ्लोर पर चलने का ऑफर दिया। तनु को उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने हाथ में पकड़ी कोल्ड ड्रिंक का पूरा ग्लास उसके चेहरे पर फेंक दिया और सबके सामने उसे बुरी तरह जलील कर दिया। अपनी औकात में रहो मिस्टर, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि मुझसे दोस्ती भी कर सको। निकलो यहाँ से, वरना और बेइज्जत कर दूंगा, वो चिल्लाई। वो लड़का सरेआम हुई इस बेइज्जती से गुस्से में अंधा हो गया। उसने पास खड़े वेटर को चुपके से कुछ पैसे दिए और एक खास नशीली ड्रिंक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाकर ये ड्रिंक उस लड़की को सर्व करो। तनु अपनी धुन में मस्त थी। शॉर्ट टॉप और टाइट जीन्स पहने, बाल बिखरे, वो पूरी तरह पार्टी के मूड में थी। वेटर ने जैसे ही उसे वो ड्रिंक दी, उसने बिना सोचे समझे उसे एक ही घूंट में खाली कर दिया। ड्रिंक गले से नीचे उतरते ही कुछ ही मिनटों में उसका सिर घूमने लगा। जब इसकी सहेलियों ने देखा कि तनु अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है और अजीब हरकतें कर रही है, तो वे सब डर गई। बदनामी के डर से उन्होंने फौरन उसे संभाला, अपनी कार में डाला और उसके घर के बाहर ड्रॉप करके तुरंत रफ्फू चक्कर हो गई। तनु लड़खड़ाती हुई और गिरती पड़ती किसी तरह मेन गेट तक पहुंची। रात के 10 बज चुके थे। अभिलाष जी भी ठीक उसी वक्त अपनी गाड़ी से उतरे थे। उन्होंने घर में घुसते ही राखी जी से पूछा था, तनु कहाँ है? राखी जी ने हिचकिचाते हुए झूठ बोल दिया, वो आज कॉलेज के काम से काफी थक गई है, इसीलिए खाना खाकर जल्दी सो गई। तभी अचानक मेन डोर पर किसी के टकराने की आवाज आई। राखी जी डर कर जाने लगी, मगर अभिलाष ने उन्हें रोका। तुम बैठो, मैं देखता हूँ इस वक्त कौन है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उनका दिमाग सन्न रह गया। तनु पूरी तरह होश खो चुकी थी और सीधे आकर अभिलाष के सीने से टकराई। वो लड़खड़ाती आवाज में हंसते हुए बोली, डैड आप आ गए। प्लीज मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। पता नहीं आज ये पूरी दुनिया गोल गोल क्यों घूम रही है। जैसे ही अभिलाष जी ने उसके मुंह से आती उस अजीब सी नशीली गंध को सूंघा, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका पूरा शरीर गुस्से और सदमे से कांपने लगा। वे जोर से चिल्लाए, राखी, राखी जल्दी आओ, आकर संभालो इसे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कुल की मर्यादा को उनके पूर्वजों ने कभी आंच नहीं आने दी, उनकी अपनी बेटी इस कदर बेलगाम हो चुकी थी कि आज इस खराब हालत में घर लौटी थी। जैसे ही दौड़कर आई, राखी जी ने तनु को थामने की कोशिश की। अभिलाष जी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह राखी जी पर ही फट पड़ा। ये सब तुम्हारी ही ढील की वजह से हुआ है राखी। अभिलाष जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम तो कह रही थी कि वो कमरे में सो रही है। न जाने ऐसे कितने झूठ बोल बोलकर तुमने मेरी बेटी को आवारा कर दिया है। अब इसकी यही सजा है कि ये जल्द से जल्द उस छोटे शहर की हवेली जाएगी और हमेशा वहीं रहेगी। मैं न सिर्फ उसका आदित्य से विवाह तय करूंगा, बल्कि तुरंत उसकी विदाई भी होगी। राखी जी तनु को पकड़कर जबरन कमरे में लेकर आई थी। गुस्से में उनके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी, लेकिन तनु को होश ही कहाँ था। अगले दिन जब तनु की आंख खुली तो उसका सिर बुरी तरह फटा जा रहा था। पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। आज तक उसने अपने जीवन में ऐसा असहनीय दर्द महसूस नहीं किया था।
वो कराहते हुए चिल्लाने लगी, "मम्मा, पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे?" उसकी आवाज़ सुनकर राखी जी फ़ौरन कमरे में आई। अभिलाष जी ने आज अभी तक अपने बिज़नेस ऑफ़िस नहीं गए थे। जैसे ही तनु की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, वे कमरे में दाखिल हुए और आते ही उन्होंने तनु के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाते ही तनु का नशा और दिमाग जैसे एक झटके में ठिकाने आ गया। वो बदहवास होकर अपने पापा की तरफ देखने लगी, जिन्होंने आज तक कभी उसके सामने ऊँची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। वो गाल पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, "पापा, आपने मुझ पर हाथ उठाया। आर यू सीरियस? आपने अपनी जान के टुकड़े को थप्पड़ मारा?" अभिलाष जी का गुस्सा इतना था कि उन्होंने एक बार फिर अपना हाथ हवा में उठाया, जिसे राखी जी ने बीच में ही पकड़ लिया। अभिलाष जी ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और गरजते हुए बोले, "तुम जैसी औलाद थप्पड़ नहीं खाएगी तो क्या फूलों की बारिश करवाएगी खुद पर? जानती भी हो कि रात को क्या तमाशा करके आई हो तुम?" तनु की आँखों से आँसू बहने लगे, वो रोते हुए बोली, "पर मैंने किया क्या है? आप लोग मुझे साफ-साफ बता क्यों नहीं रहे?" राखी जी ने गुस्से में कहा, "रात को तुम पूरी तरह नशे में धुत होकर घर आई हो और सीधे आकर अपने पापा के सीने पर गिरी हो। तुम नशा करके घर आई थी तनु, सुना तुमने? इसी दिन के लिए हमने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी थी।" ये सुनते ही तनु की आँखें हैरत से फैल गईं। उसने शौक होते हुए सफाई दी, "मम्मा, मैंने खुद से कुछ नहीं पिया। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी किसी फ्रेंड ने मेरे साथ कोई गंदा प्रैंक किया है। किसी ने जानबूझकर मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा क्योंकि मैंने सिर्फ़ सॉफ्ट ड्रिंक ही ली थी। जिसने भी मेरे साथ ये हरकत की है, मैं उसे छोड़ूँगी नहीं। और वैसे भी इतनी-सी बात पर आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। आजकल के लाइफ़स्टाइल में ये सब बहुत नॉर्मल है। कोई बड़ी बात नहीं है ये। पीकर मैं कौन-सा आपको किसी बॉयफ्रेंड की बाहों में मिली थी?" उसके मुँह से ऐसे बेबाक और बेशर्मी भरे शब्द सुनकर अभिलाष जी का संयम टूट गया। उन्होंने एक और करारा थप्पड़ उसके मुँह पर जड़ दिया। वे चिल्लाए, "बस, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें जितनी छूट देनी थी दे ली। अब अपनी बकवास बंद करो और अपना सामान पैक करो। हम कल सुबह ही हवेली के लिए निकल रहे हैं और तुम अब से वहीं रहोगी, हमेशा के लिए।" फिर उन्होंने राखी जी की तरफ देखकर कहा, "बता दो इसको, अगर इसने ज़रा सी भी चूँ-चिढ़ा की या आनाकानी की तो इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि एक माँ होकर तुमने इसे ऐसे संस्कार दिए हैं।" हवेली का नाम सुनकर ही तनु का चेहरा उतर गया। पापा का थप्पड़ खाने का दुःख और उस पिछड़े इलाके में जाने का डर उसे सताने लगा। वो रोती हुई अपनी माँ के पास आई, "मम्मा, पापा ये क्या कह रहे हैं? मुझे उस छोटे शहर की हवेली में क्यों भेज रहे हैं? आप लोगों को जाना है तो जाएँ, मैं इसी फ्लैट में अकेली रह लूँगी। वहाँ इतनी गर्मी और ऐसा पिछड़ा माहौल, मेरा तो दम घुट जाएगा।" लेकिन राखी जी ने उसे डाँटते हुए साफ कह दिया, "यही तुम्हारी सज़ा है और वैसे भी वहाँ पर तुम्हारा रिश्ता हमारे पारिवारिक मित्र के बेटे आदित्य से बचपन में ही पक्का हो चुका है। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी वहाँ करवा कर ही मानेंगे। हम दोनों तो वापस शहर आ जाएँगे लेकिन तुम नहीं, तुम्हें अब हमेशा के लिए वहीं सबके साथ रहना है। जब समय बीतेगा ना और सारा-सारा दिन तुम रसोई में पूरे खानदान के लिए बड़े-बड़े बर्तनों में खाना बनाना पड़ेगा, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों टोकती थी, अब यही तुम्हारी नियति है।" ये सुनकर तनु के दिमाग में जैसे भूचाल आ गया। वो चिल्लाई, "व्हाट? कौन है ये आदित्य? किस खेत की मूली है वो? मैं किसी आदित्य-वादित्य को नहीं जानती मम्मा। ये आप लोगों की गलतफ़हमी है कि मैं वहाँ जाकर किसी अनपढ़ देहाती गँवार से शादी कर लूँगी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वहाँ गाँव कस्बों में लोग सिर्फ़ ज़मींदारी और खेती का काम करते हैं। और जिस लड़के से आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उसने ढंग से कॉलेज का मुँह भी देखा होगा। सारा दिन उसका गाय-भैंसों की देखरेख करने या खेतों में हल चलाने में निकल जाता होगा। कम से कम मैं ऐसे इंसान को अपना पति नहीं मान सकती। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, शहर में मेरे कई दोस्त हैं जो मुझसे शादी करने के लिए कतार में खड़े हैं। एक इशारा करूँगी तो एक से बढ़कर एक अमीर लड़का शादी के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं उस पिछड़े इलाके को लोगों के बीच बिल्कुल नहीं जाने वाली। नो एंड नेवर, मैंने साफ कह दिया। अपनी माँ के सामने तो वो चीख-चीख कर ये सब बोल रही थी, लेकिन तभी बाहर से अभिलाष जी की भारी आवाज़ गूंजी, "तनु, अभी तक तुम्हारा सामान पैक हुआ या नहीं? पैकिंग पूरी करके बैग बाहर लाकर रखो।" पापा की कड़क आवाज़ सुनते ही वो फ़ौरन खड़ी हो गई।
पापा का खौफ अभी भी उसके दिल में था। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती हुई उसने अपना सारा सामान सूटकेस में डालना शुरू किया। उसने जानबूझकर अपने सबसे बोल्ड नाइट सूट्स, शर्ट और जीन्स टॉप ही बैग में ऊपर रखे। वो अच्छी तरह जानती थी कि छोटे शहरों के पारंपरिक लोग इस तरह के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसने मन ही मन प्लान बनाया कि वो जानबूझकर वहां जाकर ऐसी हरकतें करेगी कि वो लड़का खुद ब खुद इस शादी से इनकार कर देगा। मगर उसे कहाँ अंदाजा था कि वहां जाने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह पलटने वाली है और वो खुद उसी आदित्य के प्यार में पूरी तरह गिरफ्तार हो जाएगी। हवेली पहुंचने पर तनु ने बाकी सब रिश्तेदारों से तो बस दूर से ही नमस्ते किया, लेकिन परिवार की मुखिया दादी जी थी, जिनके वो गले लगी। दादी जी ने उसका परिचय बाकी चाचा चाची और उनके बच्चों से करवाया। तनु ने उन सब पर एक सरसरी और बेपरवाह नजर डाली और सीधे पूछा, मेरा कमरा कहाँ है? मुझे आराम करना है। इतनी गर्मी और ऊपर से ये थका देने वाला सफर। वहां मौजूद उसके जितने भी कजन्स और चाचा चाची थे वे सब मुंह खोले बस उसे देखते ही रह गए। हवेली की जितनी भी लड़कियां थी उन सब ने शालीनता से सिर पर दुपट्टा या पल्लू ले रखा था, मगर तनु उस वक्त एक बेहद शॉर्ट कुर्ती और टाइट जींस में वहां खड़ी थी। बालों के ऊपर अपना ब्लैक सनग्लास अटकाए हुए वो सचमुच किसी फिल्मी मॉडल जैसी लग रही थी। सबको इग्नोर करती हुई वो जैसे ही अपने कमरे में गई तो छत पर पुराना पंखा लटकता देख उसका दिमाग घूम गया। वो चिल्लाई, व्हाट द हेल, एसी कहाँ है? मुझे इस कमरे में तुरंत एसी चाहिए। उसके चाचा की बेटी कोमल हिचकिचाते हुए कमरे के दरवाजे पर आकर बोली, यहाँ हमारे यहाँ एसी वैसी नहीं होता दीदी, वो तो बड़े शहरों में होता है, यहाँ तो हर कमरे में बस ये पंखे ही लगे हैं। तनु ने गुस्से में मुंह बिचकाया और अपना बैग घसीटती हुई बेड पर बैठ गई। उसका गुस्सा चरम पर था। कोमल ने भी माहौल भांपकर वहां से तुरंत खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। तनु हमेशा शॉर्ट और पतली टी शर्ट में ही सोया करती थी, लेकिन आज जानबूझकर उसने अपने बैग से एक ऐसी नाइटी निकाली जो पूरी तरह से झीनी और नेट की बनी हुई थी, जिसके नीचे का पहनावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने ये नाइटी अपने शहर वाले घर में भी सिर्फ 1-2 बार ही पहनी थी, वो भी तब जब पापा किसी बिजनेस ट्रिप पर दूसरे शहर गए हुए थे और घर में सिर्फ वो और उसकी माँ थी। लेकिन आज जानबूझकर सबको परेशान करने के इरादे से वो वॉशरूम में नहाने गई, उसे पहनकर बाहर आई और बेड पर सोने के लिए लेट गई। तभी आदित्य खेतों और हवेली के बाहरी काम निपटाकर घर लौटा। इतने सालों बाद जब राखी जी ने आदित्य को देखा तो वह उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। वो वाकई बेहद हैंडसम, ऊंचे लंबे कद और एक दमदार आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। पूरे खानदान की कई लड़कियां उससे शादी करने के सपने देखती थी, लेकिन आदित्य अपनी दादी जी के हर फैसले के आगे सिर झुकाने वाला संस्कारी लड़का था। बचपन से लेकर अब तक उसे सिर्फ अपनी मंगेतर तनु का ही नाम सुना था। वो अक्सर सोचता था कि इतने सालों बाद वो कैसी हो चुकी होगी, कैसी दिखती होगी और यकीनन वो भी शहर में उसका इंतजार कर रही होगी। घर लौटकर जब वो सबसे बड़े उत्साह के साथ मिला तो उसकी आंखें चुपके से तनु को ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी कोमल उसके पास आई, जो उसके छोटे चाचा की बेटी थी और आदित्य को भैया कहती थी। वो शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है आदित्य भैया, आपकी आंखें किसे ढूंढ रही हैं? उसने अपनी पलकें झपकाई तो आदित्य ने उसे हल्के से घूरते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि क्या सिर्फ चाचा चाची ही आए हैं। कोमल हंसते हुए बोली, अब सीधे सीधे बोलिए ना कि आप अपनी होने वाली दुल्हनिया को ढूंढ रहे हैं। वो सामने वाले कमरे में है, जाइए जाकर मिल लीजिए। ये कहकर वो दुपट्टे का छोर मुंह पर रखे वहां से भाग गई। आदित्य अंदर ही अंदर बेहद खुश हो उठा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इतने सालों बाद वो उसे देखना चाहता था। उसने सोचा कि वो कोई शर्माती हुई संस्कारी सी लड़की होगी। बाकी सब लोग बैठक में अपनी बातों में बिजी थे जब आदित्य गलियारे से होता हुआ सीधे तनु के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। उसने शालीनता से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक झल्लाती हुई तेज आवाज आई, कौन है? आ जाओ अंदर। उसकी आवाज थी तो बेहद मीठी और सुरीली, लेकिन जिस रूखे अंदाज में वो बोली थी वो बिल्कुल भी सभ्य नहीं था। जैसे ही आदित्य दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए।
तनु उस वक़्त उस बेहद बोल्ड और झीनी नाइट ड्रेस में बेड पर अधलेटी बैठी थी और हाथ में पकड़े एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल फैन से खुद को हवा देने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे इस होलिये में देखकर आदित्य का दिमाग सन्न रह गया। उसकी टाँगें पूरी तरह से अनकवर्ड थी और ऊपर जो फैब्रिक था वो नेट का होने के कारण होना न होना बराबर था। आदित्य को उसकी इस बेपरवाही पर तगड़ा गुस्सा आया। ये लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका ये रूप मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ था। जैसे ही तनु ने सिंपल कॉटन के कुर्ते पायजामे में लिपटे उस हट्टे-कट्टे नौजवान को अपने कमरे में खड़ा देखा, वो फौरन बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसने हवा में चुटकी बजाते हुए कहा, ओए हेलो मिस्टर, शर्म नाम की चीज है या नहीं तुम में? कहाँ बिना पूछे घुसे चले आ रहे हो? कौन हो तुम? मुझे तो लगा था कि कोई लड़की होगी जो दोबारा मेरा सिर खाने आ रही होगी। तुम कहाँ से मुंह उठाकर सीधे मेरे कमरे में आ गए? तनु की जुबान को इस तरह कैंची की तरह चलता देख आदित्य का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी होने वाली पत्नी इतनी बदतमीज होगी। उसने बिना एक पल गंवाए आगे बढ़कर तनु का हाथ पकड़ा और उसे सीधे दीवार से सटा दिया। तनु इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आदित्य की इस ताकत के आगे उसकी सांसें जैसे अटक गईं। आदित्य ने बेहद मजबूती से उसकी कमर को अपने घेरे में लिया और उसका मुंह दबाते हुए बेहद सख्त और भारी आवाज में कहा, होने वाला पति हूं तुम्हारा, जरा तमीज से बात करना सीखो। और ये किस हुलिये में बैठी हुई हो? जरा भी लिहाज नहीं है। अगर ऐसे कपड़े पहनने का इतना ही शौक है तो शादी के बाद मेरे सामने पहनना, ना कि इस खुले कमरे में। अभी के अभी ढंग के कपड़े पहनो, अगर मेरे अलावा यहाँ कमरे में कोई और आ जाता तो। तनु ने जब उस लड़के के मुंह से ये सुना तो वो एक पल के लिए सन्न रह गई। तो ये था वो आदित्य जिसके साथ उसका रिश्ता तय हुआ था। अगले ही पल उसने पूरे गुस्से से उसे पीछे धकेला और बोली, तुम जैसे छोटे शहर के मर्दों की मानसिकता ही यही होती है। तुम लोग बस लड़कियों को अपनी उंगलियों पर नचाना और उन्हें अपनी दासी बनाकर रखना चाहते हो, लेकिन मैं खुद को कभी तुम्हारी गुलाम नहीं बनने दूंगी, समझे तुम? तुम होते कौन हो मुझे टोकने वाले? शादी करूंगी तुमसे, मेरी जूती करे। उसकी ये कड़वी बातें सुनकर आदित्य बिल्कुल शांत हो गया। उसने बचपन से ही एक सौम्य लड़की की छवि सोच रखी थी, ये उसके बिल्कुल उलट निकली। उसने एक झटके से उसे छोड़ा और कड़क आवाज में कहा, तुम बेहद बदतमीज और जिद्दी किस्म की लड़की हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद हमारी पहली मुलाकात ऐसी होगी। अब समझ आया कि अभिलाष अंकल तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। अब तुम्हारी अकल तो मैं ही ठिकाने लगाऊंगा। यही छोटे शहर का मर्द तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालकर तुम्हें मर्यादा सिखाएगा, समझी तुम? उसने उंगली उठाकर चेतावनी देते हुए कहा, अपना हुलिया दुरुस्त करो, अभी के अभी पूरे कपड़े पहनो और दुपट्टा लो। इसके बिना अगर तुम मुझे दोबारा नजर आई तो आज रात ही तुम्हारी विदाई करवाकर तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा और तुम्हारे सारे शौक इस तरह पूरे करूंगा कि ये सारी बोल्डनेस भूल जाओगी। आदित्य के इन तीखे शब्दों को सुनकर तनु अंदर तक कांप गई। उसे पहली बार किसी मर्द से डर लगने लगा था, लेकिन उसका ईगो बार-बार बीच में आ रहा था कि वो ऐसे कड़क इंसान से कभी शादी नहीं करेगी। वो सोच रही थी कि ये पढ़ा-लिखा नहीं है और इसे सिर्फ हावी होना आता है। अगर उसने इससे शादी की तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब वो आदित्य की इसी कमजोरी पर वार करने की सोचने लगी। अगले ही दिन तनु के फोन पर कॉलेज से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और उसकी क्लासेस और प्रैक्टिकल्स दोबारा शुरू हो चुके थे और फाइनल असाइनमेंट्स भी सबमिट करने हैं। यहाँ हवेली से उसका कॉलेज कार से करीब 1 घंटे की दूरी पर था। वो अभिलाष जी के सामने जाकर जिद करने लगी, पापा मुझे कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे वापस शहर जाने दीजिए। यहाँ से कॉलेज का रास्ता 1 घंटे का है, मैं रोज कैसे अप डाउन करूंगी। जैसे ही मेरे एग्जाम्स और क्लासेस खत्म होंगे मैं वापस हवेली आ जाऊंगी, प्रॉमिस। वो बस किसी भी तरह इस कैद से निकलना चाहती थी, लेकिन अभिलाष जी ने साफ मना कर दिया, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जब उसे इस तरह रोते और मिन्नतें करते दादी जी ने देखा तो उनका दिल पिघल गया। वे अभिलाष से बोली, अभिलाष कितनी सख्ती करोगे इस बच्ची के साथ, उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। जब बच्ची बोल रही है कि उसे कॉलेज जाना है तो जाने दो। वैसे भी तुम्हारे पास गाड़ियों की क्या कमी है जो उसे 1 घंटे का सफर तय नहीं करवा सकते।
अभिलाष जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन तुम कॉलेज के बाद सीधे यहीं हवेली वापस आओगी। तुम्हें शहर के फ्लैट में रहने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। सुबह तुम ड्राइवर के साथ जाओगी और शाम को ड्राइवर के साथ ही वापस आओगी, समझी तुम? तनु चुपचाप सिर हिलाकर रह गई। दरअसल शहर में उसका एक दोस्त था, जतिन, जो उसे कई बार शादी के लिए प्रपोज कर चुका था। तनु इस कदर विद्रोही हो चुकी थी कि उसने दिल ही दिल में प्लान बनाया कि वो किसी भी तरह जतिन को मनाकर उससे कोर्ट मैरिज कर लेगी। उसके बाद तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा और कम से कम इस खड़ूस आदित्य से तो उसकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। वो अपनी इस पूरी प्लानिंग को दिमाग में सेट कर चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही वो बिना दुपट्टे के सीधे कॉलेज जाने के लिए कार की तरफ बढ़ी, सामने आदित्य खड़ा मिल गया। वो उसका रास्ता रोकते हुए बोला, हमारे परिवार की महिलाएं इस तरह बिना मर्यादा के बाहर नहीं जाती। अगर बाहर जाना ही है तो शालीनता से खुद को ढक कर जाओ। तुमने कॉलेज जाना है तो तमीज से दुपट्टा ओढ़कर जाओ, समझी मिसेस? तनु ने चिढ़कर कहा, आप होते कौन है मुझ पर अपनी मर्जी थोपने वाले? मैं पापा से कहूंगी। अभी शादी नहीं हुई और आपका ये हाल है। आप जैसे इंसान के साथ अगर मेरी शादी हुई तो आप तो मेरा जीना हराम कर देंगे। मैं आपकी खरीदी कोई गुलाम नहीं हूँ, जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे ही जाऊंगी। आदित्य अच्छी तरह जानता था कि ये लड़की बातों से नहीं मानने वाली। उसने बिना वक्त गंवाए सीधे तनु को कार के दरवाजे से सटा दिया और पूरी शिद्दत और हक के साथ उसकी गर्दन पर अपने होंठ टिका दिए। उसने जानबूझकर उसकी गर्दन पर 2 जगह गहरे निशान छोड़ दिए। फिर उसे कार के साइड मिरर के सामने खड़ा करके कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, लो अब जाओ इसी हाल में कॉलेज। कॉलेज में भी जो पूछेगा उसे बताती फिरना कि ये सब कैसे हुआ। तनु का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाई, घटिया इंसान, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो मेरे साथ? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा, अगर मैं चाहूं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। वैसे भी तुम तो एक मॉडर्न और ओपन माइंडेड लड़की हो ना। तुम्हारे लिए तो ये सब सिर्फ रोमांस का एक हिस्सा होना चाहिए। तनु गुस्से में पैर पटकती हुई कार में बैठ गई। अपने पापा के डर से उसने बाहर निकलने के लिए एक बड़ा स्कार्फ तो ले लिया था, लेकिन जैसे ही कार कॉलेज के कैंपस में पहुंची उसने तुरंत वो स्कार्फ हटा दिया। मगर गर्दन पर मौजूद उन 2 लाल निशानों को छुपाने के लिए उसने एक छोटा सा स्टाइलिश स्कार्फ अपनी गर्दन के चारों तरफ कसकर लपेट लिया ताकि कोई देख न सके। उसे पहली बार इस तरह स्कार्फ लपेटे देख उसकी सहेलियां हैरान रह गई। जैसे ही वो अपनी सहेलियों के पास जाकर बैठी, सबने सवालों की बौछार कर दी। अरे तनु, आज अचानक ये नया क्या लुक है? तुम तो बड़ी-बड़ी बातें करती थी कि कभी उस छोटे शहर की हवेली नहीं जाओगी और अगर गई भी तो उस खड़ूस लड़के से कभी शादी नहीं करोगी। पर तुम तो एक ही दिन में बदल गई। ये सुनते ही तनु फौरन चिढ़कर बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तनु को कोई अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकता। ये स्कार्फ तो मैंने बस ऐसे ही स्टाइल के लिए कैरी किया है। कुछ देर बाद क्लास में बैठते ही जब उसे तेज गर्मी और उमस महसूस हुई तो उसने अनजाने में ही अपनी गर्दन के स्कार्फ को थोड़ा ढीला कर दिया। ऐसा करते ही उसकी गर्दन पर मौजूद वे गहरे निशान साफ दिखाई देने लगे, जिसे देख उसकी सहेलियां शॉक रह गई। वह उसे घेर कर पूछने लगी, ओ माय गॉड तनु, तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसे बने? तनु हड़बड़ाकर झूठ बोल गई, वो उस पुश्तैनी हवेली में बहुत पेड़ पौधे हैं ना, तो वहां बहुत खतरनाक मच्छर हैं। उसी मच्छर ने काट लिया होगा। तभी उसकी एक सहेली ने चुटकी लेते हुए कहा, यार, ये मच्छर का काटा हुआ निशान तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो मच्छर काफी बड़ा था, करीब 6 फीट लंबा और तगड़ा। तभी तो निशान भी इतना गहरा और बड़ा पड़ा है। सब हंसने लगी। वह सभी ये मजाक कर ही रही थी कि अचानक क्लास के मेन गेट से एक ऊंचे कद का शख्स अंदर दाखिल हुआ। तनु की सहेली ने फौरन उसे कोहनी मारते हुए फुसफुसाया, चुप हो जाओ यार और जल्दी से खड़ी हो जाओ। नए प्रोफेसर क्लास में आ गए हैं। सुना है बहुत स्ट्रिक्ट हैं और किसी की बकवास बर्दाश्त नहीं करते। वह दोनों सामने देखती हुई खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही तनु की नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने 3 पीस फॉर्मल सूट पहने, बालों को सलीके से जेल से सेट किए, वही रौबदार आंखें और दमदार पर्सनैलिटी के साथ कोई और नहीं, खुद आदित्य खड़ा था। उसकी सहेली उसके कान में धीरे से बोली,
तुम तो 2 दिन कॉलेज आई नहीं तनु, सच में यार, ये नए इंग्लिश के प्रोफेसर बहुत ही अमेजिंग हैं। इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि क्या बताऊँ। और दिखने में तो बिल्कुल किसी बॉलीवुड हीरो जैसे हैं। तनु की तो मानो साँसें ही अटक गई थी। पूरी क्लास वापस बैठ चुकी थी, लेकिन तनु अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह जड़ खड़ी रही। आदित्य ने जब उसे इस तरह बिना पलक झपकाए खुद को घूरते देखा, तो उसके माथे पर शिकन आ गई। वो देख रहा था कि ये लड़की यहाँ कॉलेज में भी बिना किसी शालीनता के बैठी थी। बाकी लड़कियों ने तो कम से कम दुपट्टा ढंग से लिया था, पर इसने अपने बाल खुले रखे थे और उस निशान को छुपाने के लिए स्कार्फ को गले में इस तरह बांध रखा था, मानो वो कोई पट्टा हो। आदित्य ने अपनी आवाज को थोड़ा कड़क करते हुए कहा, रोल नंबर 21, किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप? बैठ जाइए। उसकी कड़क आवाज सुनते ही तनु झटके से अपनी सीट पर बैठ गई। अब तक वो जिस इंसान को अनपढ़ और देहाती गंवार समझ रही थी, वो तो इसी नामी कॉलेज का प्रोफेसर निकला। आदित्य ने लेक्चर शुरू किया। वो जो भी टॉपिक समझाता, समझाने के तुरंत बाद वो जानबूझकर बार-बार तनु को ही खड़ा कर देता और पूछता, हाँ, रोल नंबर 21, अभी-अभी मैंने जो समझाया उसे जरा पूरी क्लास के सामने रिपीट कीजिए। तनु का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसने आज तक कभी किसी क्लास में ध्यान ही नहीं दिया था। जब वो लगातार 2 सवालों के जवाब नहीं दे पाई, तो आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। उसने टेबल पर रखी अटेंडेंस स्टिक उठाई और बेहद गुस्से से उसे पोडियम पर जोर से मारकर कहा, कहाँ ध्यान है आपका मिस तनु? और ये क्या तरीका है? किसी फैशन शो में आई हुई हो या कॉलेज में? दुपट्टा कहाँ है आपका? और बाल किस लिए खोले हुए हैं आपने? आप जैसी लड़कियां शायद कॉलेज में लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए आ गई हैं। माँ-बाप ने कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है आपको। जल्दी से अपना ये हुलिया दुरुस्त कीजिए, वरना पूरी क्लास के सामने बेंच पर खड़ा कर दूंगा। आदित्य की ये कड़क डांट सुनकर तनु ने झटपट अपने खुले बालों को बांधा और जो स्कार्फ उसने गले में कसकर लपेटा हुआ था, उसे खोलकर शालीनता से गले में डाल लिया। एकदम से उसे आदित्य से खौफ और गहरी शर्मिंदगी एक साथ महसूस होने लगी। क्लास की जितनी लड़कियां थी, वे सब तो पहले से ही आदित्य की दमदार पर्सनालिटी पर फिदा सी हो चुकी थी, लेकिन तनु ये सोचकर हैरान थी कि ये शख्स एक वक्त में गांव कस्बे की जमींदारी और सारे काम भी संभाल रहा था और साथ ही यहाँ शहर के इस नामी कॉलेज में प्रोफेसर बनकर पढ़ा भी रहा था। जब लंच ब्रेक का वक्त आया तो तनु अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में कुछ खाने गई। वहीं पास में खड़े होकर फोन पर बात करते हुए उसे आदित्य की आवाज सुनाई दी। आदित्य को पहले से पता था कि तनु इसी कॉलेज में पढ़ रही है। उसने हवेली के ड्राइवर को फोन पर ही वापस भेज दिया था कि तुम चले जाओ, मैं शाम को खुद तनु को घर ले आऊंगा। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई और तनु बाहर निकली तो वहां उसकी कार खड़ी नहीं थी। तभी आदित्य अपनी गाड़ी में उसके पास से गुजरा और खिड़की नीचे करके कहने लगा, मेरे साथ आओ, ड्राइवर जा चुका है। ये सुनते ही तनु के तन मन में आग सी लग गई। वो फौरन चिढ़कर बोली, मैं आपके साथ क्यों जाऊं? और ये ड्राइवर कहाँ है? मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ। आदित्य ने अपना लहजा बेहद गंभीर रखते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, जब मैं कह चुका हूँ कि मैंने उसे भेज दिया है तो तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? तुम मेरे साथ घर जा रही हो, चुपचाप आकर गाड़ी में बैठो। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, मेरे पास और भी बहुत से काम हैं। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। आदित्य जिस कदर गुस्से में था, तनु को डर लगा कि वो वाकई उसे यहीं छोड़कर न चला जाए। वो बिना और बहस किए जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। आदित्य ने गाड़ी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ा दी। गाड़ी में एकदम सन्नाटा था। तनु खिड़की से बाहर देखते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य का ये कड़ा गुस्सा उसे काफी अजीब लग रहा था। सन्नाटे को तोड़ते हुए आदित्य सख्त आवाज में बोला, आज के बाद तुम इसी तरह स्कार्फ और दुपट्टा लेकर ही कॉलेज आया करोगी। अगर तुमने जरा सी भी आनाकानी की तो सुबह वाली अपनी सजा याद रखना। तनु चुप हो गई। न जाने क्यों अब उसे आदित्य से सचमुच खौफ आने लगा था, लेकिन इतनी जल्दी हार मानना तनु के स्वभाव में नहीं था। वो मन ही मन संकल्प कर चुकी थी कि देखना आदित्य, तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम खुद मेरे रास्ते से पीछे हट जाओगे।
तुम जैसा रूढ़िवादी शख्स जो अपने पारिवारिक रीति-रिवाजों से बंधा है, वो कभी भी एक विद्रोही और बेबाक लड़की को अपनी पत्नी बनाना पसंद नहीं करेगा। यही सोचते-सोचते उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान आ गया। अगले दिन जब वो कॉलेज गई तो उसका दोस्त जतिन, जो उसे कई बार शादी के लिए प्रपोज कर चुका था, उसे लॉन में दिखा। तनु जानबूझकर खुद जाकर उसके पास बेंच पर बैठ गई और बेहद मीठी आवाज में कहने लगी, यार जतिन, मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, प्लीज तुम ये नोट्स बनाने में मेरी हेल्प कर दोगे। जतिन तो जैसे इसी मौके के इंतजार में था, वो बेहद खुश होकर उसके और करीब बैठ गया और उसे सब कुछ समझाते हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाने लगा। तनु जानबूझकर उसके करीब होने का नाटक कर रही थी ताकि कोई देखे। तभी एक क्लास में लेक्चर देने के बाद जब आदित्य कॉरिडोर से बाहर निकला तो सामने गार्डन की बेंच पर उन दोनों को इस तरह करीब बैठे देखकर उसका खून खौल उठा। तनु आज तक उसके साथ कभी इस अंदाज में नहीं बैठी थी, फिर वो किसी और लड़के के साथ उसे इस तरह बर्दाश्त कैसे कर सकता था। वो तेज कदमों से चलता हुआ सीधे उनके पास आ गया। आदित्य ने गरजते हुए कहा, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? जतिन हड़बड़ाता हुआ तुरंत खड़ा हो गया और डरते हुए बोला, सर, वो हम यहाँ बैठकर बस नोट्स बना रहे थे। आदित्य ने माथे पर बल डालते हुए जतिन को घूरा। नोट्स बनाने हैं तो जाकर लड़कों के साथ बनाओ। फिर उसने तनु की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, और आप मिस तनु, क्या आपकी पूरी क्लास में कोई टॉपर लड़की नहीं बची जो आप जैसी नालायक को नोट्स बनवा दे? आइंदा के बाद मैं आपको किसी भी लड़के के साथ इस तरह बैठी हुई न देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तनु का ईगो भी इस डांट से हत्थे से उखड़ गया। उसने बिना सोचे समझे जतिन का हाथ पकड़ा और आदित्य के सामने ही खड़ी हो गई। जतिन, चलो मेरे साथ, हम कहीं और चलकर नोट्स बना लेते हैं। वैसे भी कुछ लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें खुद को मॉडर्न और शहरी साबित करने की, लेकिन अपनी छोटी सोच नहीं बदल सकते। इनकी सोच वही पिछड़े कस्बों के गमारों जैसी है जो हर लड़के लड़की को बुरी नजर से देखते हैं। जतिन खुद हैरान था कि तनु अपने प्रोफेसर से इस तरह बदतमीजी से कैसे बात कर सकती है। आदित्य को पूरी तरह इग्नोर करके तनु जतिन का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई एक खाली क्लासरूम में ले आई। आदित्य गुस्से में उसके पीछे आना चाहता था, लेकिन तभी कॉलेज के सीनियर वाइस चांसलर ने उसे किसी जरूरी ऑफिशियल काम के लिए आवाज दे दी। आदित्य को रुकना पड़ा, लेकिन उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था। इधर खाली क्लासरूम में जतिन तनु को अपने इतने करीब देखकर और उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू से पूरी तरह बहक गया। उसने आओ देखा न ताओ तुरंत अपना हाथ तनु की कमर पर रख दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो बहकी हुई आवाज में बोला, यार तनु, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मैं तो कब से तड़प रहा था तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा, मैं समझ गया कि तुम भी मेरे लिए तड़प रही हो। तनु ने जब जतिन को इस कदर पार होती सीमाओं में देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने फौरन उसे पीछे झटकते हुए कहा, ओ शट अप जतिन, अपनी लिमिट में रहो, मैं सिर्फ तुमसे नोट्स बनवाने के लिए यहाँ आई थी। जतिन ने कुटिलता से हंसते हुए उसे दोबारा दबोच लिया। ओ बस करो तनु, नाटक बंद करो, मुझसे ज्यादा समझदार हो तुम। मुझ जैसे बैंक बेंचर से तुम नोट्स बनवाने आओगी? मैं तुम्हारी सारी चालाकी जानता हूँ। तुम जैसी अमीर और मॉडर्न लड़कियां जानबूझकर नखरे करती हैं। पूरी क्लास में मुझसे ज्यादा हैंडसम लड़का है कोई? मेरे कट्स, मेरी बॉडी देखकर लड़कियां वैसे भी फिदा रहती हैं। तुम खुद मेरे पास आई हो ताकि अपनी इस तन्हाई को दूर कर सको। वो बेहद घटिया और बेबाक अंदाज में ये बातें बोल रहा था। तनु के पूरे वजूद में डर और सनसनी की लहर दौड़ गई। वो घबराकर उसे पीछे धकेलने लगी। छोड़ो मुझे जतिन, ये क्या बदतमीजी है? मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बात करने आई थी। लेकिन जतिन पर जैसे भूत सवार था, वो उसे और जोर से अपने करीब खींचने लगा। तनु अपनी खुद की बनी हुई चाल में बुरी तरह फंस चुकी थी और रोने लगी थी। इससे पहले कि जतिन कोई और घटिया हरकत करता, अचानक धड़ल्ले से क्लासरूम का दरवाजा खुला। सामने लाल आंखों के साथ आदित्य खड़ा था। उसने देखा कि जतिन ने तनु को जबरन अपनी बाहों में जकड़ रखा है। ये मंजर देखते ही आदित्य आपे से बाहर हो गया। उसे लगा था कि वो इस लड़की को डांटेगा तो ये सुधर जाएगी, लेकिन यहाँ जो कुछ दिख रहा था उससे उसका दिमाग घूम गया। आदित्य ने अंदर आते ही एक जोरदार चिन्नाटेदार थप्पड़ जतिन के मुंह पर मारा।
जिससे वो फर्श पर जा गिरा। अगले ही पल उसने तनु को बाजू से पकड़कर पीछे खींचा और गुस्से के आवेग में एक थप्पड़ उसके गाल पर भी जड़ दिया। आदित्य ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके जतिन को उसी वक्त कॉलेज से सस्पेंड और डिसमिस करवा दिया। फिर वो तनु का हाथ कड़ाई से पकड़कर सीधे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया और उसे अंदर धक्का दे दिया। गाड़ी चलाते हुए आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कहा, तुम इस कदर गिर सकती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अच्छे से समझता हूँ कि तुम ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता टूट जाए और तुम्हें मुझसे शादी ना करने पड़े। तो ठीक है, तुम्हारी ये घटिया चाल कामयाब रही। मैं अभी घर जाकर अपनी दादी जी और तुम्हारे पापा के सामने इस शादी को खुद तोड़ दूंगा। तुम जैसी बेहया लड़की से मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। आदित्य के तीखे और कड़वे शब्द सुनकर तनु पूरी तरह खामोश हो गई। उसका सारा ईगो, सारी मॉडर्निटी एक झटके में हवा हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन जैसे जैसे हवेली का रास्ता करीब आ रहा था, उसके दिल में एक भयानक डर बैठने लगा। अगर आदित्य ने घर जाकर उसके पापा अभिलाष जी के सामने ये सब बता दिया तो क्या होगा? उसके पापा समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वे अपनी इकलौती बेटी की इस हरकत को सुनकर जीते जी मर जाएंगे। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वो फूट फूट कर रोते हुए आदित्य के आगे हाथ जोड़ने लगी। आदित्य, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पापा को कुछ मत बताना। वे पूरे खानदान के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। मैं कसम खाती हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस आपको चढ़ाना चाहती थी, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन आदित्य का दिल इस बार पूरी तरह टूट चुका था। वो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। जैसे ही वे दोनों हवेली पहुंचे, सामने का नजारा देखकर दोनों के कदम ठिठक गए। पूरे घर में ढोलक बज रही थी और लाइटें जल रही थी। शादी की तैयारियों में मगन घरवाले दोनों की शादी के जोड़े लेकर हॉल में बैठे थे। बड़ी दादी जी और अभिलाष जी ने मिलकर यह तय किया था कि अगले शुक्रवार को ही इन दोनों की शादी धूमधाम से कर दी जाएगी। तनु की माँ राखी जी बेहद खुश थी। वहीं अभिलाष जी के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान थी। पूरे घर में उत्सव का माहौल था। कोमल और बाकी छोटी कजन्स खूबसूरत लहंगे और साड़ियां उठाकर अपने गले से लगा लगाकर तनु को दिखा रही थी। तनु दीदी, देखिए, आपकी शादी पर हम ये शादी का जोड़ा पहनेंगे। कितना मजा आएगा ना। हमने तो पूरे 10 दिन संगीत और हल्दी का फंक्शन रखना है। खूब हंगामा करेंगे और आदित्य भैया, आप हमें बिल्कुल नहीं टोकेंगे और ना ही गुस्सा करेंगे। हम आपकी शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। आखिर हमें इतनी प्यारी चांद जैसी, बॉबी डॉल जैसी भाभी जो मिलने वाली हैं। घर वालों की ये निश्चल बातें सुनकर तनु को अपने अंदर एक गहरी ग्लानि और शर्म महसूस होने लगी। वो शिद्दत से शर्मिंदा थी। उसने अपनी नजरें जमीन में गड़ा रखी थी। इस हवेली में रहने वाला एक एक शख्स, जिससे तनु ने आज तक कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, वे सब आज उसके स्वागत में पलके बिछाए बैठे थे। वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर मैं हूं ही क्या? कुछ भी नहीं, एक घमंडी और नासमझ लड़की। लेकिन ये लोग बिना किसी स्वार्थ के कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा नाम आदित्य के साथ जुड़ा है। उसे समझ आ गया कि आदित्य ने ही उसे अपनी इज्जत बख्श रखी थी। उसने अत्यंत लाचार और इल्तिजा भरी नजरों से आदित्य की तरफ देखा, मानो वो भीख मांग रही हो कि वो बड़ों के सामने कुछ न बोले। आदित्य चाहता तो उसी वक्त सब कुछ सच बताकर ये सारी तैयारियां रुकवा सकता था, लेकिन अपने बड़ों के चेहरे पर इतनी बड़ी खुशी देखकर उसके शब्द गले में ही अटक गए। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। तनु भी रोते हुए अपने कमरे में आ गई। उसे अब खुद से ही खौफ आने लगा था। वो तो बस आदित्य को चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन आज जिस एंगल से उसने खुद को देखा, उसे अपनी ही नजरों में गिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रात को जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले गए, तो तनु ने अपनी वो बोल्ड ड्रेसेस हमेशा के लिए सूटकेस में बंद कर दी। उसने एक साधारण सलवार कमीज पहनी, दुपट्टे को अच्छे से अपने दोनों कंधों पर डाला, बालों की सादगी से चोटी बनाई और दबे पांव आदित्य के कमरे के बाहर पहुंची। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। आदित्य बेड पर बैठा काफी गुस्से और तनाव में लग रहा था। जैसे ही उसने तनु को दरवाजे पर देखा, उसकी आंखें सुलग उठी। उसने कड़क आवाज में कहा, किस लिए आई हो यहाँ? जाओ, चली जाओ यहाँ से।
लेकिन तनु की आँखों से आँसू बह निकले। वो रोती हुई उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसके हाथ पकड़कर बोली, "प्लीज़ आदित्य, आप किसी को कुछ मत बताइएगा। सब लोग बहुत खुश हैं। मैंने एक लंबे अरसे के बाद अपने पापा को इस तरह हँसते-मुस्कुराते देखा है। एक असली फैमिली क्या होती है, अपनों की रौनक क्या होती है, ये मैंने आज पहली बार महसूस किया है। अगर आप बड़ों को कुछ भी बताएँगे तो मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊँगी और पूरा परिवार बिखर जाएगा।" आदित्य बेड से उठा और उसके सामने खड़ा हो गया। अपने दोनों हाथ सीने पर बाँधकर उसने बेहद ठंडे और सख्त लहज़े में कहा, "तुम्हें सिर्फ़ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम सबकी नज़रों से गिर जाओगी। बाकी किसी के दिल पर क्या गुज़रती है, तुम्हें इसकी क्या ही परवाह है? तुम जैसी लड़की तो अपने मंगेतर से रिश्ता तोड़ने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है।" तनु रोते हुए अपनी सफाइयाँ पेश करने लगी। "नहीं आदित्य, प्लीज़ मेरे बारे में इतना गलत मत सोचिए। मैं कसम खाती हूँ मैं बस आपको तंग करने के लिए जतिन के साथ बैठी थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे लिए दिल में ऐसा खोट रखता है और वो मेरा इस तरह फ़ायदा उठाना चाहेगा। इसमें मेरी कोई रज़ामंदी नहीं थी। प्लीज़ मुझ पर भरोसा कीजिए।" आदित्य ने उसकी तरफ से मुँह मोड़ लिया। इसी वजह से कहा जाता है कि लड़कियों को अपने परिवार की मर्यादा और बड़ों की बात माननी चाहिए। खुद को शालीनता में रखना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ये वाक़या दोबारा याद आए और मैं जाकर इस शादी से साफ इनकार कर दूँ। तुम मुझ जैसे शख्स को डिज़र्व नहीं करती हो। ये कड़वे शब्द सुनना था कि तनु को लगा जैसे उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे अनमोल इंसान खो दिया। वो वाक़ई सच्चे और रक्षक जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करती थी। वो रोती हुई वापस अपने कमरे में लौट गई। उसकी पूरी रात बिस्तर पर बैठे-बैठे रोती हुई गुज़री। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर तनु मौजूद नहीं थी, बल्कि तबीयत खराब जानकर राखी जी और बड़ी दादी जी उसके कमरे में आ गई कि आखिर क्या हो गया तुम्हें हमारी लाडो? लेकिन आदित्य उसे देखने नहीं आया। धीरे-धीरे हवेली के लोगों की निश्चल मोहब्बत और अपनापन देखकर तनु के भीतर का अहंकार पूरी तरह पिघल गया। वो दिल में उन सबसे प्यार करने लगी थी। एक सुबह वो खुद रसोई में गई और अपनी माँ राखी जी से बोली, "मम्मा मुझे खाना बनाना सिखाइए ना। मैं आज आदित्य के लिए अपने हाथों से खाना बनाना चाहती हूँ।" राखी जी तो हैरान रह गई। वह हँसते हुए बोली, "अरे मेरी बेटी, बस भी करो, कहीं मैं इस खुशी से चकरा कर गिर न जाऊँ।" उस दिन राखी जी जैसे-जैसे बताती गई, तनु ने पूरी शिद्दत से अपने हाथों से आदित्य के लिए लज़ीज़ खीर बनाई। दोपहर के वक़्त जब आदित्य कॉलेज और खेतों का काम निपटाकर घर आया, तो उसने जैसे ही खीर खाई, उसका स्वाद वाक़ई लाजवाब था। वो मुस्कुराकर बोला, "आज तो खीर का टेस्ट काफ़ी अलग और बहुत बढ़िया लग रहा है। किसने बनाई है ये?" "यकीनन चाची जी आपने बनाई होगी।" राखी जी ने मुस्कुराते हुए तनु की तरफ इशारा किया। "मैंने नहीं बेटा, तुम्हारी इस होने वाली दुल्हनिया ने बनाई है। आज तो सुबह से खुद ही रसोई में जिद करके बैठ गई थी कि मैं तो आदित्य के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाऊँगी।" ये सुनकर तनु का चेहरा शर्म से सुर्ख लाल होने लगा, लेकिन आदित्य के चेहरे पर तुरंत वही पुरानी संजीदगी और कड़ापन छा गया। उसने चुपचाप खाना खाया और वहां से उठ गया। शादी को अब सिर्फ 2 दिन रह गए थे। पूरा खानदान खुश था। रोज रात को ढोलक की थाप पर संगीत हो रहा था, लेकिन आदित्य लगातार गंभीर और उदास बना हुआ था। ये बात खानदान के बाकी लोगों ने भी नोट की और बातें बनाना शुरू कर दिया। जब लोगों की फुसफुसाहट तनु के कानों तक पहुंची, तो वो रात को एक बार फिर हिम्मत करके आदित्य के कमरे में आई। वो रुआंसी होकर बोली, "अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो आप प्लीज अभी भी बड़ों से साफ इनकार कर दीजिए। खानदान वाले बाहर बातें बना रहे हैं कि दूल्हा इतना गंभीर और उदास क्यों है।" ये सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखा और तीखे लहजे में कहा, "तुम्हें कब से लोगों की बातों की इतनी परवाह होने लगी? तुमने तो कभी किसी को खातिर में लाया ही नहीं था। आज तुम्हें 4 लोग क्या कहेंगे, इस बात की फिक्र सताने लगी है।" तनु बस उसका चेहरा देखती रह गई। आदित्य ने आगे बढ़कर कड़े शब्दों में कहा, "लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। तुम्हें मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर ही रहोगी। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी एक पत्नी का हक और अपना प्यार नहीं दूंगा।" ये कहकर आदित्य कमरे से बाहर चला गया और तनु वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी।
आखिरकार शादी का पवित्र दिन आ गया। शादी बेहद धूमधाम और शाही अंदाज में संपन्न हुई। विदाई के बाद जब तनु दुल्हन बनकर हवेली आई तो राखी जी और बड़ी दादी जी ने उसे एक बार फिर बड़े प्यार से गृहस्थी के तौर तरीके समझाए। बड़ी दादी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, अगर तुम अपने पति का दिल जीत गई तो फिक्र मत करो, वो तुम्हारे कदमों में जहां भर की खुशियां लाकर रख देगा। और हाँ, तुम्हारी पढ़ाई के लिए आदित्य ने पहले ही अनुमति दे दी है, तुम अपना कॉलेज जारी रख सकती हो। तनु हर बात खामोशी से सुन रही थी। वो भारी लाल जोड़े और घूंघट में सजी हुई आदित्य के कमरे में बेड पर बैठी थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और आदित्य कमरे में दाखिल हुआ। जो लड़की कभी उसका पहला और सच्चा प्यार थी, उसकी हरकतों की वजह से वो उसके दिल में उतर चुकी थी। आदित्य ने एक गहरी सांस छोड़ी और रूखे स्वर में कहा, किस लिए इस तरह दुल्हन बनकर बैठी हो? उठो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा ये रूप देखकर तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे प्यार भरी बातें करूंगा? तुम्हें तो मैं पसंद ही नहीं था ना? तो फिर अब ये सारा ढोंग रचाने की कोई जरूरत नहीं है। उठो, जाकर अपने कपड़े चेंज करो और बेड साफ करो। मुझे नींद आ रही है और सुबह मुझे जल्दी शहर निकलना है। तनु की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह निकले। वो बेहद मासूमियत से घूंघट के अंदर से ही सिसकती हुई बोली, क्या आप मुझे मुंह दिखाई भी नहीं देंगे? आपके लिए मैं इतनी सजी संवरी हूँ, दुल्हन बनी हूँ। प्लीज आज की रात मेरा दिल मत तोड़िए। वो इस कदर बेबस और मासूमियत से बोली थी कि आदित्य के सख्त दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई। शादी रोज रोज नहीं होती और ये रात उनके जीवन में दोबारा नहीं आने वाली थी। वो भारी कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और जैसे ही उसने उसका घूंघट उठाया, सामने बेहद शर्माई शर्माई सी बिल्कुल पारंपरिक हिंदू दुल्हन की तरह बैठी तनु को देखकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए गहरी मुस्कान आ गई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। उसने अपने पॉकेट से सोने के भारी कंगन निकाले और तनु के हाथों में पहनाने लगा। ये हमारी बड़ी दादी जी ने तुम्हारे लिए दिए हैं। तुम्हें ये भारी ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं होगा ना? सब कुछ ओल्ड फैशन लगेगा, पर कुछ दिन पहन लेना ताकि दादी जी का दिल न टूटे। तनु चुपचाप आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा दी। उसे लगा था कि जब आदित्य उससे प्यार भरी बातें करेगा, लेकिन वो कंगन पहनाकर तुरंत पीछे हट गया और बोला, प्लीज अब उठो और चेंज करके आओ। उसकी इस बेरुखी पर तनु फिर से रो पड़ी। कुछ देर बाद जब वो साधारण कपड़े पहनकर चेंज करके बाहर आई तो उसने देखा कि आदित्य तकिया और कंफर्टर उठाकर कमरे से बाहर बालकनी या लॉन में सोने जा रहा था। तनु ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वो घबराकर बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? आदित्य ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। बाहर सोने जा रहा हूँ, वैसे भी सब घरवाले सो चुके हैं, कोई मुझे नहीं देखेगा। लेकिन तनु ने इस बार उसका हाथ नहीं छोड़ा। अगले ही पल वो अपने सारे संकोच भूलकर सीधे आदित्य के चौड़े सीने से लिपट गई। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए आदित्य। मैं नहीं जानती कि कब और कैसे, लेकिन मुझे आपसे बहुत गहरी मोहब्बत हो गई है। अब तो आप भी जानते हैं कि मैं कितनी जिद्दी और हठ धर्मी हूँ, लेकिन आपकी इस कड़क और सच्ची पर्सनैलिटी ने मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया है। मैं आपकी तनु अब पूरी तरह बदल चुकी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपनी इस जिद को मनवाने के लिए वो एक छोटी नासमझ बच्ची की तरह अपने दोनों कान पकड़कर आदित्य के सामने मुंह बिगाड़कर उठक बैठक करने लगी। तनु इस वक्त बेहद क्यूट और मासूम लग रही थी। आदित्य अपनी हंसी और प्यार को और ज्यादा नहीं रोक पाया। उसने तुरंत उसके नाजुक बाजुओं को पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। उसने नकली गुस्से से कहा, ठीक है, मैं कमरे में ही सो जाता हूँ, लेकिन मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, समझे? तनु ने फौरन आज्ञाकारी बच्ची की तरह सिर हिलाया। पक्का? बिल्कुल करीब नहीं आऊंगी। आज उसका जो भी घमंड था वो पूरी तरह बिखर चुका था और वो अपने पति के रंग में रंग चुकी थी। अगली सुबह उनकी शादी की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी थी, जो बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। रिसेप्शन के अगले ही दिन से तनु के तो रंग ढंग ही पूरी तरह बदल चुके थे। हवेली की सारी कजन्स उसे देखकर दांतों तले उंगलियां दबा रही थी। वो सुबह सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर शालीनता से सिर पर दुपट्टा लेती और रसोई में जाकर सबसे पहले आदित्य के लिए चाय और नाश्ता तैयार करती। इसके बाद वो घर के बाकी कामों में भी बड़ी चाची और दादी जी का हाथ बटाती, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती। कोमल और बाकी कजन्स हैरान होकर आपस में कानाफूसी करती।
आदित्य भैया ने इस शहरी मैम को ऐसा क्या जादू करके पिला दिया है? ये तो भैया के आगे लट्टू की तरह घूमने लगी है। दुपट्टा तो इसके सिर से सरकने का नाम ही नहीं लेता। जब तनु इस कदर पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी, तो आदित्य भी उसे और ज्यादा सजा नहीं दे सकता था। वो तो बस यही चाहता था कि उसकी पत्नी मर्यादा और शालीनता में रहे। अब जब वे दोनों रात को अपने कमरे में अकेले होते, तो तनु मुकम्मल तौर पर बेबाक होकर अपने पति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती। आदित्य का रवैया भी अब तनु के साथ पूरी तरह से प्रेमपूर्ण और रोमांटिक हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। सोमवार से तनु का कॉलेज दोबारा शुरू होना था। रविवार की शाम को आदित्य उसे अपनी कार में बिठाकर वापस शहर ले गया। उसने शहर के एक बेहद पॉश इलाके में बने एक खूबसूरत नए फ्लैट के सामने गाड़ी खड़ी की। गाड़ी बंद करके उसने चाबी तनु के हाथ पर रख दी। तनु हैरत से कभी चाबी को तो कभी आदित्य का चेहरा देखने लगी। आदित्य ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। चलो तुम्हारे नए घर में। आज से हम दोनों यहाँ शहर में रहेंगे ताकि तुम्हें कॉलेज आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी वीकेंड्स पर हम दोनों वापस अपनी हवेली चक्कर लगाया करेंगे। तनु हैरान थी। वो भावुक होकर बोली, लेकिन आदित्य, मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे शहर वापस जाना है। मैं तो वहाँ हवेली में सबके साथ बहुत खुश थी और एडजस्ट कर चुकी थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उसके माथे पर एक पवित्र और गहरा चुंबन अंकित किया। नहीं तनु, तुम्हें मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे और मेरे परिवार के लिए खुद को पूरी तरह बदल चुकी हो और मेरी मोहब्बत में इस कदर ढल चुकी हो। मेरे लिए यही काफी है। एक बात हमेशा याद रखना तनु, अगर कोई लड़की किसी मर्द को बिना किसी स्वार्थ के सच्ची और बेबाक मोहब्बत देती है, तो वो मर्द कायनात की सारी खुशियां लाकर उसके कदमों में रख देता है। तनु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो उसे अपने सीने से लगाकर नए फ्लैट के अंदर ले आई। तनु आज दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की महसूस कर रही थी। ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करते ही आदित्य ने उसे पीछे से अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और शरारती अंदाज में उसके कान के पास फुसफुसाया, हाँ, तुम्हें बड़ा शौक था ना उस दिन हवेली में बेबाक नाइटीज और शॉर्ट्स पहनकर घूमने का। अब ये फ्लैट सिर्फ हमारा है, मेरा और तुम्हारा। यहाँ हमारे अलावा कोई तीसरा नहीं है। अब तुम यहाँ बिना किसी दुपट्टे या पर्दे के जैसे चाहो वैसे घूमो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये कहते हुए उसने प्यार से उसके कान की लौ को अपने दांत से हल्के से काट लिया, जिससे तनु के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उसने शर्माकर अपना चेहरा आदित्य के चौड़े सीने में छुपा लिया, लेकिन इस वक्त प्रोफेसर आदित्य के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। उसने अपना मजबूत हाथ उसकी पतली कमर पर फेरते हुए उसे और शिद्दत से अपने करीब खींच लिया। आदित्य के वजूद की कड़ाहट और उसकी सांसों की गर्मी तनु अपने जिस्म पर साफ महसूस कर रही थी। वो मदहोश आंखों से उसे देखने लगी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्के से प्रेशर डाला, जाओ जल्दी से अपनी वो फेवरेट नाइटी पहनकर तैयार हो जाओ। इसके बाद आज रात मैं तुम्हें अपनी इस मोहब्बत का सबसे कीमती तोहफा देने वाला हूँ। तनु शर्म से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने आदित्य के कहे मुताबिक अलमारी से अपनी वही खूबसूरत नाइट ड्रेस निकाली और पहनकर तैयार हो गई। उसके बाद की वो हसीन रात उन दोनों ने पूरी शिद्दत, परमानेंट सुकून और प्यार के चरम के साथ गुजारी। आदित्य ने दिल में यही सोच रखा था कि जब तक तनु की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, वो उसे माँ बनने की जिम्मेदारी में नहीं डालेगा। बड़ी दादी जी और घर वालों की इच्छा के मुताबिक उसने शादी तो समय पर कर ली थी, लेकिन अभी बच्चे पैदा करने के लिए तनु की उम्र और उसकी पढ़ाई के लिहाज में समय बाकी था। तनु अपने पति की इस बेपनाह मोहब्बत, केयर और समझदारी को पाकर खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी समझ रही थी। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।